16। ओके, कल होमवर्क दिया था इनकम प्रॉपर्टी वाला, वो आज डिस्कस करेंगे क्लास के एंड पे। पेज नंबर 227। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि जिस वक्त एक कंपनी या एओपी या इंडिविजुअल कोई भी है अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? कैश डेबिट। कितना लोगों ने एंट्री पढ़ ली हुई है? ठीक है जी, अपना कारोबार जब शुरू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। ये एंट्री बिजनेस स्टार्ट करने पे होती है या एंड करने पे? और अगर बिजनेस किसी वजह से एंड करना पड़ जाए तो ये एंट्री होगी या उल्टी होगी? उल्टी एंट्री। तो उल्टी एंट्री होगी ना, जब आप अपना बिजनेस क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, तो एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी। क्लियर? तो बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बिजनेस बंद करने की एंट्री कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर बिजनेसमैन के पास पैसे ना पड़े हों, बिजनेसमैन के पास कोई ज्वेलरी पड़ी हो, बिजनेसमैन के पास कोई शेयर्स पड़े हों, तो बिजनेस में अगर कोई और चीज़ पड़ी हो, मिसाल के तौर पे बिजनेस कहते हैं जी मेरे पास तो ज्वेलरी पड़ी हुई है या मेरे पास पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है लोगों को पैसे की बजाय जेवर वापस जेवर दे दें? हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि आप पैसों की बजाय कोई और चीज़ दे दें, कोई मसला नहीं, चीज़ चाहिए, ज़रूरी नहीं कि पैसे ही वापस चाहिए। क्लियर हो गया? तो ये तरह कॉन्सेप्ट नोट कर लें। ये वो जो हम कल पढ़े हैं ना, कल वाला 4A, उसमें ये पॉइंट नंबर बनेगा सी, 4A का पॉइंट सी। अच्छा, अब सवाल ये राइज होगा कि पार्टनरशिप फर्म हो गई डिसॉल्व। डिसॉल्व का क्या मतलब है? बंद हो गई या चल पड़ी? जब पार्टनरशिप फर्म हो गई डिसॉल्व तो पार्टनर्स को पैसे वापस किए या ज्वेलरी दी? तो पार्टनर्स को जो ज्वेलरी मिली, इस ज्वेलरी की क्या प्राइस होगी? ज्वेलरी की फेयर वैल्यू। किस दिन की? जिस दिन मिली। तो वही बात है जो कल से हम करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो इस ज्वेलरी की जो फेयर वैल्यू होगी वो इसकी क्या समझ ली जाएगी? बोले कॉस्ट। किस दिन? जिस दिन फर्म डिसॉल्व हुई और पार्टनर को ज्वेलरी मिली। तो कल हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी वो जरा पढ़ लें। कल हमने पढ़ा था कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म कल हमने पढ़ा था कि अगर एक बंदा किसी को गिफ्ट दे तो जिसको गिफ्ट मिला है उसके लिए गिफ्ट की कॉस्ट क्या होगी? फेयर वैल्यू, जिस दिन उसको गिफ्ट मिला। कल हमने पढ़ा था अगर किसी के वालिद की डेथ हो जाए और डेथ के बाद बच्चे को जो है वो ज्वेलरी मिले, तो ऐसी सूरत में बच्चे के हाथ में ज्वेलरी की फेयर वैल्यू क्या होगी? जो ज्वेलरी की कॉस्ट क्या होगी? उस दिन की फेयर वैल्यू, जिस दिन उसको मिला। आज हमने पढ़ा है कि where the jewelry becomes the property of a partner on distribution of assets on dissolution of AOP। AOP के केस में किनको चीजें मिलती हैं? पार्टनर्स को। कब मिलती हैं? जब AOP अपने एसेट्स बांट रही हो। तो अगर AOP अपने एसेट्स बांटे और पार्टनर को एसेट्स ज्वेलरी की फॉर्म में मिले तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? किस दिन की फेयर वैल्यू? जिस दिन वो मिले। क्लियर? अच्छा, कंपनी के केस में जो लोग कंपनी को कंट्रोल कर रहे होते हैं उन्हें पार्टनर्स कहते हैं या शेयर होल्डर? शेयर होल्डर। अब पढ़ें, कंपनी के केस में भी यही होगा। कोई कंपनी बंद हो गई, कंपनी के पास पैसे नहीं थे, जेवर पड़ा हुआ था, पेंटिंग पड़ी हुई थी, कंपनी ने कहा जेवर बेच के जो पैसे देने हैं जेवर ही दे देते हैं। वेयर द कैपिटल एसेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स बांटे जा रहे हैं। अबे क्यों बांटे जा रहे हैं एसेट्स? क्योंकि कंपनी बंद होने लगी है। पार्टनरशिप के बंद होने के लिए क्या लफ्ज़ यूज किया उसने? डिसोल्यूशन। और कंपनी के बंद होने के लिए क्या लफ्ज़ यूज किया है? लिक्विडेशन। तो ये 4-5 सूरतें हो गई जिन सूरतों में आपको जो कैपिटल एसेट मिलेगा उसकी कॉस्ट क्या ली जाएगी? उस दिन की फेयर वैल्यू। अगर आपको कोई चीज गिफ्ट में मिले, अगर आपको किसी की डेथ पे कोई चीज मिले, अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाए और आपको ज्वेलरी मिले, अगर कंपनी बंद हो जाए और आपको ज्वेलरी मिले, इन 4 सूरतों में जो भी आपको कैपिटल एसेट मिलेगा उसकी जो फेयर वैल्यू होगी आपकी क्या समझी जाएगी? और कल कला को फिर आप उसको बेचेंगे तो वो फिर हमने देखा था कि ये आपकी कॉस्ट थी शायद 12,000, कल कला को 15,000 का बेचा था, वो 3,000 का गेन आ गया था, वो अलग बात थी। क्लियर? ओके। अच्छा, ये इसको पेंडिंग कर दें जरा। हाउ एवर द कमिश्नर, ये एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, ये किसी दिन करेंगे, अभी ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से मिक्सअप हो जाएगा।
हाउएवर द कमिश्नर मे ट्रीट, इसको जरा पेंडिंग कर दें। आ जाए जी अगले सफ़े पे, पेज 228 पे। अच्छा भाईजान, आज हम किसी के घर तक चलते हैं। ये क्या है? घर है। घर में पड़ा हुआ सोफा कैपिटल एसेट है? नहीं। घर में पड़ी हुई प्लेटें कैपिटल एसेट हैं? घर में पड़े हुए कुशन जो मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं एक दूसरे को, क्या ये कैपिटल एसेट हैं? घर में पड़ा हुआ कारपेट जो गंदा करते हैं हम, क्या ये कैपिटल एसेट है? घर में पड़ी हुई टेबल कैपिटल एसेट है? घर में लगा हुआ फानूस कैपिटल एसेट है? लेकिन मोहतरम, अगर घर के अंदर जो है वो, मैं आपको ये कहूं कि घर के अंदर मिसाल के तौर पे जो है वो लोग दीवार पे लगाते हैं, इन लोगों ने जो है वो छत के ऊपर चढ़ के जो है वो एक जबरदस्त किस्म का शाहकार जो है वो पेंटिंग लगाई हुई है, ओए होए होए होए, तो क्या ये पेंटिंग कैपिटल एसेट होगा? होगा। क्या ये पेंटिंग कैपिटल एसेट होगा? होगा। ज्वेलरी कैपिटल एसेट होगी? होगी। तो घर के अंदर पड़ी हुई कुछ चीजें, उनको हमने जबरदस्ती क्या करार दे दिया था? तो घर में पड़ा हुआ जेवर, घर में पड़ी हुई पेंटिंग, घर में पड़े हुए कॉइन कैपिटल एसेट हैं। घर में पड़ा हुआ सोफा, घर में पड़े हुए बर्तन, घर के अंदर पड़ा हुआ कारपेट, घर के अंदर पड़े हुए फानूस, घर के अंदर लगी हुई अलमारियां कैपिटल एसेट नहीं है। घर बोला मैं हूं कैपिटल एसेट। घर बोला घर, घर घर बोला घर, मैं हूं कैपिटल एसेट। ये मैंने आपको आज पढ़ाना है। घर ने कहा मेरे अंदर तक तो आ गया, तो मैं खुद भी तो कुछ हूं ना। जी भाईजान, घर भी कैपिटल एसेट है। आप आ जाएं पेज 228 के टॉप पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर। घर भी कैपिटल एसेट है। घर खुद एक कैपिटल एसेट है। अच्छा, आज से पहले, यानी आज से 3-4 साल पहले, घर के बेचने पे टैक्स नहीं होता था। कोई बंदा अपना घर बेचे तो टैक्स नहीं होता था। लेकिन एक नया पॉइंट आया 3A। 3A का मतलब है ये लॉ में मौजूद नहीं था। 3 भी पॉइंट मौजूद था, लॉ में 4 भी था। इन दोनों के दरमियान आया 3A और 4 के दरमियान 3A, ये नया पॉइंट आया। तो जब नया पॉइंट आया तो ऐसी सूरत में लोगों ने बड़ा रोला डाला कि घर के बेचने पे हुकूमत टैक्स लगाने लगी है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत ने जरा रिलैक्स किया और हुकूमत ने कहा अगर घर आप 1 साल के अंदर अंदर बेच दो, ये टेबल पेपर में गिवन होगा, तो पूरा गेन टैक्सेबल होगा। अगर आप घर 1 साल के बाद और 2 साल के अंदर अंदर बेच दो तो गेन 75% टैक्सेबल होगा। अच्छा, उधर प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और ज्वेलरी में कुछ और था। उधर यह था कि 1 साल के बाद जब मर्जी बेचो 75%, लेकिन इधर ज्यादा ऑप्शंस हैं। अगर 2 साल के बाद और 3 साल के अंदर अंदर घर बेचा तो गेन आधा रह जाएगा। ऊपर देख लें आई में, तो अगर 3 साल के बाद और 4 साल के अंदर अंदर बेचा तो गेन 25% या 1/4 टैक्सेबल होगा। और अगर घर 4 साल के बाद बेचा तो गेन पे 0% टैक्स लगेगा, यानी गेन टैक्सेबल नहीं होगा। वो लोग हाथ खड़ा करें जिनको अपने घर में रहते हुए 4 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो तकरीबन 99% लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, घर में रहते हुए 4 साल से ज्यादा हो गए। इसका मतलब है ये लोग अगर कल कला को अपना घर बेचें तो इनको टैक्स, इसका मतलब है लॉ मेकर घर बेचने पे टैक्स लगाना नहीं चाहता। लेकिन जो लोग साल 1.5 में घर बदल रहे हैं, फिर डिफेंस पहुंच गए, फिर 2 साल बाद गुलबर्ग बैठे हुए, फिर 3 साल बाद बैरिया टाउन बैठे हुए, कहते हैं आ जाओ, क्या चक्कर है, गेम क्या तुम्हारी है, कर क्या रहे हो तुम, कहां से आ रहा है सारा। तो जो लोग घर फ्रीक्वेंटली बेचते हैं उनके बेचने पे क्या लगाया जा रहा है? टैक्स लगाया जा रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब आपने ना घर में ऐसे रिवाइज करना है, मजे मजे से रिवाइज किया करें। 1 साल के अंदर अंदर, और फिर इसको टिक करना है। 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल, इस तरह रिवाइज किया करें। 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर, 4 साल के बाद। अब घर में कोई बोलेगा 5 साल के अंदर अंदर, आपने कहना नहीं, बस 4 साल के बाद। आपने कहना नहीं, मैं बताता हूं। ओके, अच्छा, अब इसमें अगर घर महंगा बिके तो ज्यादा पैसे आपको बचेंगे, अगर घर सस्ता बिके तो कम बचेंगे। तो अब इसने कैटेगरी बना दी गरीबों की और अमीरों की। द टैक्स विल बी कैलकुलेटेड ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी एट फॉलोइंग रेट्स। घर के बेचने पे टैक्स इन रेट्स पे लगेगा। अगर आपको घर बेचने पे 50 लाख बचाए तो फिर आपके लिए टैक्स रेट है 3.5%। और अगर आपको घर बेचने में 1.5 करोड़ रुपया बचाए, 15 मिलियन, तो फिर आप अमीर कबीर इंसान है, फिर आपके लिए रेट कितने परसेंट है? 15%। अब मोहतरम सवाल यह राइज होगा कि ये टेबल भी पेपर में गिवन होगा। जी बिल्कुल, ये टेबल भी आपने बूटी बना के लेके नहीं जाना, ये टेबल भी पेपर में गिवन, सॉरी रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो ये टेबल भी पेपर में गिवन होगा, तो ये टेबल भी पेपर में गिवन होगा और ये टेबल भी पेपर में गिवन होगा। ऑनलाइन में दोबारा नहीं पूछना आप हजरात ने, ये दोनों टेबल पेपर में गिवन होंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात,
दूसरी बात मोहतरम ये है, चले पहले आप ऐसा करें कि इसका जरा टैक्स निकाल दें इस बंदे का, स्क्रीन पे देख के, नीचे आपकी नजर पड़ जानी है मुझे पता है। जल्दी 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 जल्दी, पहले ऊपर वाला टेबल लगाइएगा फिर नीचे वाला, पहले ऊपर वाला टेबल लगाइएगा फिर नीचे वाला। कितना टैक्स आया? एक्सेलेंट, एक साहब ने निकाल लिया। अच्छा कुछ लोग रनिंग में आ रहे होते हैं, अच्छा भी सवाल पढ़ना शुरू किया। मिस्टर उमैद वो टैक्स कट के बैठे ने। चलें जी, कितना टैक्स आ गया यार? 875 वाले हाथ खड़ा करें। एक्सेलेंट, 875 इज योर टैक्स। बाकी जरा टाइम ले और 875 निकालें। निकला है? ओके। उमैद ने अपना घर बेचा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आफ्टर होल्डिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 साल के बाद, 3 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद, तो गेन पूरा निकालेंगे या गेन को आधा करेंगे? गेन को आधा करेंगे। गेन कितने है? खरीदा कितने का, बेचा कितने का? 1 लाख और 1.5 लाख में डिफरेंस 50,000। 50,000 का गेन है, उस गेन को पूरा करें या आधा करें? 50,000 इंटू 1/2 25,000। सो व्हाट इज माय गेन ओवरऑल नेट? 25,000। 25,000 मेरा गेन आ गया। 25,000 सीरियल 1 में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, शर्मा के सीरियल 1 में जा रहा है। उधर 5 मिलियन शर्मा के सीरियल 1 में जा रहा है 25,000। तो 25,000 5 मिलियन से कम है या 5 मिलियन से ज्यादा? 10 मिलियन के अंदर अंदर है। 5 मिलियन से कम है तो भाईजान 25,000 पे कौन सा सीरियल लगेगा? तो इस सवाल के डेटे में हमें क्या क्या यूज करना पड़ा? सीरियल 3 इधर यूज करना पड़ा क्योंकि होल्डिंग पीरियड 2 साल के बाद था और 3 साल के अंदर अंदर था, और हमें सीरियल नंबर 1 यूज करना पड़ा। तो कितना निकाले आपने? वो इनकम कितनी निकाली है? 25,000। और टैक्सेस पे कितना आ गया? 875। सो इट इज द टैक्स ऑफ मोहतरम दामत बरकातुहुम उमैद। उमैद साहब का ये टैक्स है। डन। यार एक चीज आपने नोट नहीं की, इस पे चैप्टर 4 वाले रेट टेबल नहीं लगेगा क्योंकि चैप्टर 4 वाला टेबल तो टेबल 1 और 2 है ना। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बेचने पे चैप्टर 4 वाले टेबल, तो जिस चीज के भी अलग रेट अवेलेबल हो, द टैक्स विल बी कैलकुलेटेड एट फॉलोइंग रेट्स। तो जिस चीज के रेट अलग अवेलेबल हो आज के बाद, उस पे चैप्टर 4 वाले रेट लगेंगे या उसके अपने ही रेट हैं? घर बोला मेरे रेट ही हो रहे हैं। मेरे टैक्स रेट तुम लोगों को नहीं पता, मेरा रेट ही कहीं और मार्केट में लगता है। अच्छा सॉरी, तो ये बोला मेरे टैक्स रेट ही हो रहे हैं, मेरे रेट तुम्हें नहीं पता। चैप्टर 4 वाले तुम्हारे जनरल रेट हैं, वो छोड़ो परे, मेरे अलग रेट हैं। ठीक है जी। इसको ना सेपरेट रेट्स भी कहते हैं, यानी इसके सेम रेट अवेलेबल है नॉर्मल जैसे, या सेपरेट रेट अवेलेबल है? सेपरेट रेट अवेलेबल है। ओके, सेक्शन 38 हमने सारा पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ ना, मैं बताता हूं, सारी बातें आपको पता है। पॉइंट 1 पढ़ें। अच्छा, अब ना जहन में ले आए वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, ज्वेलरी, वो सारी बातें वापस। ये जो एक अजीब सी बात थी ना घर वाली, इसको साइड पे रखें। अब वो प्राइवेट कंपनी और ज्वेलरी जहन में ले आए। फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन फॉर अ टैक्स ईयर, अ खर्चा शैल बी अलाउड फॉर एनी लॉस ऑफ डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। इसका मतलब है वो कहना चाह रहा है कि कैटेगरी 1 और 2 याद है हमने बनाई थी, कैटेगरी 1 वाले लॉस माइनस कर सकते हैं। यानी पॉइंट 1 में वो कहना चाह रहा है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का लॉस माइनस कर सकते हैं, ज्वेलरी का माइनस नहीं कर सकते ना, पेंटिंग का माइनस नहीं कर सकते, प्राइवेट कंपनी का तो याद होगा माइनस कर सकते हैं। तो पॉइंट 1 ये कह रहे हैं, फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट। अगले सफे पे देख ले, नहीं यकीन आ रहा तो अगले सफे पे हमने ये जो सवाल किया था, ये देखें, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का लॉस माइनस नहीं किया था? हाँ किया था। ये देखें, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स का लॉस माइनस नहीं किया था? हाँ किया था। याद आ गया? ओके, 1 के बाद मैं सीधा आ रहा हूं 5 पे। लेकिन कैटेगरी 2 वाले लॉस माइनस नहीं हो सकते, कैटेगरी 2 वाले लॉस माइनस नहीं हो सकते। ये भी बात आपको पता है, ये मैं कह रहा हूं, पढ़ा हुआ सर आपने। नो लॉस शैल बी रिकॉर्डेड ऑन द डिस्पोजल ऑफ फॉलोइंग कैपिटल एसेट। कौन कौन से? पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, अदर आर्ट वर्क, ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, रेयर फोलियो, रेयर बुक, पोस्टेज स्टैम्प, फर्स्ट डे कवर, कॉइन, मेडोलियन और एंटीक। इनके बेचने पे अगर लॉस आ गया तो माइनस करने की ज्यादा नहीं है। डन। ओके, पॉइंट 2 क्या लिखा हुआ है? हाँ जी बताएं। मतलब एक्सेलेंट, एग्जेम्प्ट एसेट। एग्जेम्प्ट एसेट आपको याद होगा, नॉट चार्जेबल का मतलब है एग्जेम्प्ट एसेट।
अगर एक कैपिटल एसेट ऐसा है जो एग्जेम्प्ट है तो उसके बेचने पे आपको पता है गेन इनकम नहीं है तो लॉस खर्चा नहीं है, गेन इनकम नहीं है तो लॉस खर्चा नहीं है। लॉस विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन वेयर गेन इज नॉट चार्जेबल टू। ये जो मैंने आपको 1, 2 और 5 में बातें बताई है ना, ये सारी हमने पढ़ी हुई है। देखें इधर, ये देखें, यही तो हमने पढ़ी थी कि प्राइवेट कंपनी का लॉस अलाउड है, ज्वेलरी का लॉस अलाउड नहीं है, और एग्जाम्प्ट एसेट का भी लॉस अलाउड। तो ये सारी बातें हमने डब्बे में डाल के पढ़ी हुई है और न्यूमेरिकली भी की हुई है। आज आप हजरात तैयार होके आ ही गए हैं, फिर मैं आपको लॉस का फॉर्मूला आज बताना था। हिम्मत करनी है थोड़ा, आ रहा है। द लॉस, पकड़े जरा डेस्क को ऐसे ऐसे सेट करें। द लॉस shall be calculated as per Newton's formula A minus B, where A is the cost and B is the consideration। तो इधर इसने ए और बी के नाम बदल दिए और कुछ भी नहीं किया। हालांकि वैसे आपको इस तरह लॉस निकालने की जरूरत नहीं है, हम बस गेन हो या लॉस आपको पता है कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस करते हैं, तो वो बात हमारी अपनी जगह ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स में जैसे मर्जी करें। इधर ऐसे इसने फॉर्मूला बना दिया। तो गेन का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी, वेयर ए इज द कंसिडरेशन एंड बी इज द कॉस्ट। और लॉस का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी। इधर ए क्या है और बी क्या है, और ये 0.4 तो कल हमने पढ़ा था। कॉस्ट में दो चीजें नहीं जानी, याद है काफी लंबी बात हुई थी, कॉस्ट में दो चीजें नहीं जानी। ये पिछले सफे वाला 0.4 उठा के इसने डाल दिया इधर, दोबारा कॉपी पेस्ट किया है ये वाला पॉइंट एज इट इज, लेकिन आप इसने कंपोनेंट बी की बजाय लफ्ज क्या लिखा है, कंपोनेंट ए। कॉस्ट में क्या चीजें नहीं आएंगी, 2000 जल्दी बता दें। विच इज डिडक्टेड अंडर एन अदर हेड ऑफ इनकम, जो अदर सोर्स थी मेरे ख्याल से 14 रुपए की रिपेयर थी, एंड विच इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस, और जो इनकम फ्रॉम बिजनेस में माइनस करने की इजाजत नहीं है। इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर है, उसमें बुरे खर्चों की लिस्ट दी हुई है, उसमें खर्चा है फाइन टू गवर्नमेंट। तो फाइन टू गवर्नमेंट अगर आपने पे कर दिया वो माइनस करने की इजाजत नहीं है जी। ये वाली अच्छा, उस क्लास में कोई टीए बैठे हैं, अबू बकर मैसेज कर दो किसी को। पेज 229, चलें ये तैयार हो जाए, कैलकुलेटर निकालें, रजिस्टर निकालें, न्यूमेरिकल। एक सेक्शन है जी 37A, 37A। इससे पिछला कौन सा सेक्शन था, 37, और ये कौन से 37A। 37A को हमने कोई तफसील से नहीं पढ़ना आज। 37A में फॉल, 37A में ना एक लफ्ज़ है सिक्योरिटी। क्या लफ्ज़ है, और सिक्योरिटी का मतलब है शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। सिक्योरिटी का मतलब है शेयर्स ऑफ, तो 37 में क्या था, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और ज्वेलरी और पेंटिंग। और 37A में क्या है, पब्लिक कंपनी के शेयर। भाईजान पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचने पे पुराने पाकिस्तान से भी पुराने पाकिस्तान में टैक्स नहीं होता था, लेकिन हुकूमत ने बड़ा जोर डाला और लोगों को मनाया कि भाईजान नया सेक्शन डालने लगे हम 37A। आज के बाद पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेचने पे भी टैक्स लगेगा। लोगों ने बहुत रोला डाला, हुकूमत ने कहा चलो यार रिलैक्स करो, तुम्हारे लिए अलग टेबल। हुई आज तो टेबल पे टेबल आ रहे हैं। रेट, आप कुर्सी पे बैठे रहे, रेट ऑफ टैक्स, नया टेबल, रेट ऑफ टैक्स फॉर, इसका मतलब है इसके लिए अपने रेट हैं या इस पे चैप्टर 4 वाले रेट लगेंगे। और सिक्योरिटी क्या होती है आपके लिए, नई चीज है सिक्योरिटी, नहीं 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 नहीं, सिक्योरिटी मींस द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी कौन होती है, जिसके 50% गवर्नमेंट ने या फॉरेन गवर्नमेंट ने 50% स्टॉक्स इनके ऊपर लिस्टेड हो, वो पब्लिक कंपनी होती है। तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स फॉल करते हैं डेफिनेशन में सिक्योरिटीज के, और सिक्योरिटीज के लिए अलग रेट है। फिलहाल एक बड़ा सा रेट मुझे नजर आ रहा है, वो मैं यूज करूंगा, बाकी इंशाल्लाह टेबल आपको कल समझाऊंगा। ये इसका फिलहाल एक ये रेट है, कितने परसेंट जी, 12.5 तो 12.5%। ये हमारे सिलेबस का आखिरी टेबल है, इसके बाद कोई नए टैक्स रेट नहीं आएंगे। बस एक टैक्स रेट आपको गिवन थे चैप्टर 4 में, टेबल 1 और 2। एक टैक्स रेट आपको ये गिवन थे थोड़ी देर पहले घर बेचने पे। एक टैक्स रेट ये आज गिवन है जो कि इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज है। इसके बाद किसी चैप्टर में डिफरेंट रेट नहीं आएंगे, बस खत्म हो गए। तो इसके मतलब है कि आज के बाद किताब में जो भी होगा वो याद करना है, वो गिवन नहीं होगा। तो ये टेबल पेपर में गिवन होगा, ये टेबल पेपर में गिवन होगा, बार बार नहीं पूछना मेरे से किसी ने।
ये टेबल पेपर में गिवन होगा, ये टेबल पेपर में गिवन होगा। 4-5 साल से ऑनलाइन क्लासों के तजर्बे की वजह से, 3 साल बल्कि 3 साल से तजर्बे की वजह से बोल रहा हूँ, ये टेबल पेपर में गिवन होगा, ये टेबल पेपर में गिवन होगा। इससे मेरे आने वाले सवाल जो बच्चों के वो काम हो जाएंगे। ये टेबल पेपर में गिवन होगा। ओके चलिए जी, अब इसका एक सवाल करते हैं। क्वेश्चन 2 अगले सफ़े पे, इब्तिसाम। न्यूमेरिकल आज करते हैं, थ्योरी कल पढ़ लेंगे। इसका स्विंग रोक दें, इसको ऊपर ऊपर कर दें। क्वेश्चन 2 पढ़ लें जी। सॉल्यूशन मैंने छुपाया हुआ है, मिटाया हुआ है जी, आप देख लें स्विंग हो रहा है सही या नहीं, फिर बाकी बचे पढ़ लें। यार ये डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई में हुआ करें ना, तो उससे इफेक्ट ना लिया करें। नहीं यार, ये तो स्विंग होना शुरू हो गया है, इसको ऊपर रोकना था। अच्छा पढ़ें जी सवाल जल्दी। अच्छा ठीक है, रोक दिया। मैंने समझा था आप चले गए थे, लेकिन आप बैठ गए थे। ओहो, चलें पढ़ें जी। इब्तिसाम has disposed of the following asset in tax year 2022. शेयर्स ऑफ एबी प्राइवेट कंपनी, शेयर्स ऑफ जीई यार अनलिस्टेड कंपनी है, तो मुझे बता दें ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है? कहीं लिखा हुआ है इसके फेडरल गवर्नमेंट ने शेयर खरीदे हुए हैं? कहीं लिखा हुआ है प्रोविंशियल ने? कहीं लिखा हुआ है फॉरेन गवर्नमेंट ने? कहीं लिखा हुआ है कि इसके किसी ऐसी कंपनी ने शेयर खरीदे हैं जिस कंपनी को जो है वो ओन किया हो फेडरल गवर्नमेंट ने, और फिर उस कंपनी ने इसके 50 या उससे ऊपर ओन किए हो, और जो खरीदने वाली कंपनी है वो फॉरेन कंपनी हो? कहीं ऐसा लिखा हुआ है? तो अगर ये सारी बातें नहीं पाई जा रही तो फिर ये प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। ये प्राइवेट होगी। नीचे वाली दोनों क्या हैं? लिस्टेड कंपनी है। लिस्टेड कंपनी तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? पब्लिक, क्योंकि वो जो 3-4 सिनेरियो थे उसमें आखिरी सिनेरियो ये था। अच्छा यार उसमें ना एक लाइन लिखी हुई थी, वो शायद मैं आपको बताना भूल गया था। ये पॉइंट डी था ना, ये ऐसे ही बस याद करना है। ये यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट्स, ये भी शेयर्स टाइप होते हैं, आर अवेलेबल टू पब्लिक, जो आम लोगों को अवेलेबल हो कि वो खरीद और बेच सकते हैं। बस इस किस्म का कोई लफ्ज़ आप याद कर लीजिएगा। तो यूनिट ट्रस्ट एक ऐसा इदारा है, वो जो एक दफ़ा दिखाया था डायग्राम बना के, कि यूनिट ट्रस्ट के अगर यूनिट्स अवेलेबल हो आम लोगों को खरीदने बेचने के लिए, तो इसको भी किसकी डेफिनेशन में फॉल कराया जाएगा? पब्लिक कंपनी की। बस इस हद तक याद करना है और कुछ नहीं करना आपने इसका। अच्छा जी चलें। हाँ अब मुझे आप ये बता दें कि ये जो मैंने स्काई ब्लू से हाईलाइट किए हैं इन पे क्या लगेगा? सेक्शन 37। प्राइवेट कंपनी के शेयर सेक्शन 37 में फॉल करते हैं। अच्छा, और जो मैंने येलो से आपके सामने हाईलाइट किए हैं इन पे बता दें कौन सा सेक्शन लगेगा? आज नया सेक्शन लगेगा। कौन सा? हाँ 37 है। क्लियर? चलें जी अब सवाल शुरू करते हैं। एक बात पहले सुन लें, हम अब सबसे पहले पुराने तरीके से चलेंगे, और ये दो इनकम्स तो आपको याद है हमारी, वो जो कासिम वाला सवाल था शायद उसमें भी आई थी, कार ऑफ सन और ज्वेलरी वाला। पहले इन दो इनकम्स को सॉल्व करेंगे, और वर्किंग की हेडिंग क्या देंगे? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। यार मार्कर मंगवाओ, ये दूसरे बैग में रह गए हैं, बैग नीचे है। अच्छा ठीक है। वर्किंग वन, सोफे पे हाथ फेरें। आवाज नहीं आई। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के आगे मैं एक लफ्ज लिखने लगा हूं, सेक्शन 37, और आगे एक और लफ्ज मैं लिखने लगा हूं, नॉर्मल टैक्स लगाएंगे चैप्टर 4 वाले। और आगे एक और लफ्ज लिखने लगा हूं आपके समझने के लिए, यहां पे आएंगे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स वगैरह और ज्वेलरी पेंटिंग वगैरह। आपके समझने के लिए इतना कुछ मैंने लिखा है, वरना पेपर में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्स रिजीम लिखना भी काफी है पेपर में। सेक्शन 37 और आगे जो मैंने अंग्रेजी लिखी है वो सिर्फ आपके समझने के लिए लिखी है। तो सेक्शन 37 जो हमने पढ़ा था 2 दिन पहले, उसकी बुनियाद के ऊपर ये वाले गेन आप निकालने पहले। जी भाईजान, खरीदा कितने का?
3 लाख का, बेचा कितने का, कितना गेन आया, 6 लाख। खरीदा किस साल, 14 में। बेचा किस साल, 2022 में। खरीदने और बेचने के दरमियान 1 साल से, तो गेन को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 75% से। चलें जी, किस कंपनी के शेयर्स हैं, ए बी प्राइवेट कंपनी जी। कितने के बेचे, 9 लाख के। कितने के खरीदे, 3 लाख के। होल्डिंग पीरियड 1 साल से, तो गेन को क्या करें, 75% से मल्टीप्लाई करें जी। बताएं, 4,50,000। तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और ज्वेलरी पेंटिंग वगैरह का अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हो तो गेन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं। आगे जी, जीई अनलिस्टेड कंपनी, हमारी नजर में ये भी क्या है, प्राइवेट। कितने का बेचा, 10,000 का। कितने का खरीदा था, क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। कौन सी कंपनी, जी अनलिस्टेड। अनलिस्टेड धोखा है, नाम है बस, छोड़े परे, प्राइवेट कंपनी से कहेंगे। अच्छा जी, कितने का बेचा, कितने का खरीदा, 30,000 का। कितना लॉस आया, 75% नहीं लगाया, 75% नहीं लगाया। भाईजान देखें क्या लिखा हुआ है, 2013 से 2022 तो है, 1 साल से ज्यादा है, लेकिन लॉस आया है। गेन पे 75% लगता है या लॉस पे भी, सिर्फ गेन पे। तो लॉस पे 75%, इसलिए इस पे 75% नहीं लगाया जी। जवाब बता दें, क्लियर। अब अगली इनकम कौन सी इनकम होगी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का चैप्टर ही चल रहा है भाईजान। कैपिटल गेन इनकम ही होनी है अगली इनकम भी, नाम नहीं बदलना, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। लेकिन सेक्शन कौन सा होगा, 37A। 37A में मैं आपको एक चीज पढ़वाऊंगा कि इसके सेपरेट रेट हैं। पिछले सफे पे, गेन ऑन सिक्योरिटीज शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट ब्लॉक, यानी ये कैपिटल गेन के घर में रहते हुए कह रहे हैं मैं नॉर्मल रेट अपने पे नहीं लगने दूंगा। तो अब हमारी अगली हेडिंग क्या होगी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेक्शन 37A। नॉर्मल टैक्स रिजीम या सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट ब्लॉक। इस सेक्शन का नाम है सिक्योरिटीज। क्या नाम है, जिसमें किस कंपनी के शेयर्स आएंगे, पब्लिक कंपनी के शेयर्स आएंगे। और उधर क्या आने थे, प्राइवेट कंपनी और ज्वेलरी वगैरह के शेयर्स, सॉरी ज्वेलरी वगैरह, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स और ज्वेलरी वगैरह उधर आनी थी। ओके, आप बताएं जी, गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है। अच्छा यार, एक बात सुन लें, तसल्ली से सुननी है, ये मैं एक दफा कर रहा हूं, बाद में नहीं करूंगा। अगर आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स या ज्वेलरी वगैरह बेचेंगे ना, जिसे हमने पहले सफे पे कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का नाम दिया था, तो फिर गेन को आपने 75% से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप घर बेचेंगे तो गेन को 75% या 50% या 25% या 0 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनीज के शेयर बेचेंगे, जो कि 37A में सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, तो ऐसी सूरत में होल्डिंग पीरियड का चक्कर एक कोई नहीं। इस पूरे सेक्शन में हम गेन को पूरा गेन लेंगे, 75% से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 75% से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 37A के साथ लिख लिया, गेन को 75% से मल्टीप्लाई करने का यहां कोई चक्कर नहीं है। गेन को 75% से मल्टीप्लाई करने वाला कोई कॉन्सेप्ट यहां नहीं है।
ओके, अब वापस आ जाएं सवाल पे। जी भाईजान, सेक्शन 37A पब्लिक कंपनी के शेयर्स यहां फॉल करेंगे। खरीदे कितने के? 60,000 के। बेचे से क्या आया? गेन आया। कौन सी कंपनी? ऑल लिस्टेड कंपनी। कितने के बेचे? 75,000 के। कितने के खरीदे थे? कितना गेन आया? 15,000। और ये पी लिस्टेड जी कितने के बेचे? कितने के खरीदे थे? कितना लॉस आया? ये फिगर कितनी है? ये 35। कितना लॉस आया ओवरऑल? अगली इनकम देख लें और न्यूमेरिकल के फेस बनाना शुरू करें। बंदे का नाम शाम बंदे का नाम शाम और इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, सारा लिखना शुरू करें। न्यूमेरिकल का फेस शुरू करो, जल्दी करो। यहां से नजर आ जाता है लिखा हुआ। आवाजें आ रही हैं, बंद करवाओ काम, पता नहीं बाहर से नहीं सर। चलें जी, बंदे का नाम मिस्टर इब्तिसाम। इब्तिसाम, इनकम एंड टैक्स दे आर ऑन। टैक्स ईयर 2022। बोलें जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितनी है? नॉर्मल टैक्स रिजीम वाली वर्किंग 1 से जो आ रही है, कितना जी? 4,30,000। क्लियर? आगे चलें। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक वर्किंग 2 से कितनी आ रही है? 5,000। इसके बाद एक और इनकम है सवाल में, इनकम फ्रॉम, ही हैज आल्सो इन्फॉर्म्ड यू दैट उसने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है 10 लाख की। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग करते हैं वर्किंग्स ऊपर करते हैं, नीचे जो है न्यूमेरिकल का फेस शुरू कर देते हैं? वैसे बंदे जरा आइडेंटिफाई करें, पीछे से उसके हेड पे जरा इशारा करें। ये बंदा देखें ये कर रहा है, वर्किंग 1 2 की है, फिर नीचे न्यूमेरिकल का फेस है। ऐसा ना किया करें जी। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी? 1 मिलियन। करें जी टोटल 1,435,000। टोटल का पेट्रोल पंप या टोटल इनकम? टोटल इनकम। अब अगर इस पे मैं टैक्स लगा दूं तो क्या मसले की बात है? इस 5,000 के सेपरेट रेट अवेलेबल हैं, इस 5,000 पे भी यही वाला टैक्स लग जाएगा। तो क्या अब इस पे मैं टैक्स लगा सकता हूं या मुझे कुछ निकालना पड़ेगा? कुछ अजीब अजीब से लोग महसूस हो रहे हैं आपको कमरे में? नहीं, देखे अजीब अजीब से लोग महसूस हो रहे हैं कमरे में। कौन अजीब सा लग रहा है? देखिए मुंह भी इसका बना हुआ है। कितना? 5,000। हाँ जाओ, खुदा के लिए मुझे ना, चुप, निकालो इसको। आए जरा 2-3 बच्चे, उठें जरा जल्दी, निकालें इसको। क्या कर रहे हो इधर? जाओ इधर से। लेकिन जाने का मतलब इसे साइड पे खड़ा कर देना है। इसे यही नहीं कि इसको जो है वो रवाना कर दें, इसको डेड नहीं करना, वो साइड पे खड़ा कर दें। इधर चलो, नजर ना हो इधर। अब कमरा साफ हो गया जी। बताएं आप। ये काम हम तीसरी दफा कर रहे हैं। एक दफा एग्रीकल्चर इनकम को डाल के निकाला था, एक दफा डिविडेंड इनकम को डाल के निकाला था कि जिनके सेपरेट रेट हो या जिन पे टैक्स माफ हो उनको निकालना पड़ता है, क्योंकि उन पे भी नॉर्मल वाला रेट लग जाए। तो इसको निकाल दें, बाकी क्या बचा? 1,430,000।
सो ये कौन सी इनकम आ गई, और टोटल इनकम आ गई, ये टोटल इनकम थी, ये टोटल इनकम। अब माइनस करें ज़कात। वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं है और ना यहाँ लिखने की ज़रूरत थी क्योंकि ज़कात सवाल में गिवन नहीं है, तो वैसे ही आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, वरना यहाँ लिखना ना मकसूद था ना मतलूब था। आज दोनों ही नहीं आए हुए। 1430000। चलें जी, टैक्स निकालना है इसका, शायद 2 दफ़ा टैक्स निकालना पड़े। भाई आपको लास्ट रो में नजर नहीं आ रहा, इधर आ जाओ, ग्रे शर्ट आपको कह रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा उधर होना। जी मोहतरम, अब आप मुझे ये बताएं, इस पे मैं लगाऊंगा 75% और 75% लगा के कंपेयर करूंगा इनकम फ्रॉम सैलरी से। इनकम फ्रॉम सैलरी हमारे सवाल में गिवन नहीं है, तो जो भी इसका 75% आएगा सैलरी उससे कम होगी, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी कम तो बोलते रहे, वापस आ जाए टेबल 1, 14,30,000। भैया ये 14,30,000 में नहीं पड़ी हुई सिक्योरिटीज, पब्लिक कंपनी के शेयर्स का गेन नहीं पड़ा हुआ, देखिए पड़ा हुआ निकाल दिया हमने, तो अब तो इन पे चैप्टर 4 लगेगा ना। जी पेज नंबर 34, कौन सा सीरियल है, 4, 12 लाख से 24 लाख के दरमियान है। अच्छा, इस टैक्स को ना आज के बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल सादा सा टैक्स जो चैप्टर 4 में निकला है, नॉर्मल टैक्स। जी बोलें, असल में ये इनकम फ्रॉम बिजनेस भी ना नॉर्मल है, नॉर्मल टैक्स रिजीम, नॉर्मल दुनिया से ताल्लुक रखती है, इस पर भी कोई अजीब से रेट नहीं है। अच्छा जी, टैक्स 70,000, 15% ऑफ 2 लाख जी 104500। अब हमने टैक्स किस पे निकालना है, जिसको बाहर निकाला हुआ है, मैंने कहा था निकाल के इसे साइड पे खड़ा कर दें धूप में, इसको रवाना नहीं करना है इधर से आपने, ये साइड पे खड़ा हुआ निकल के धूप में, 5,000 इस पे टैक्स लगाना है। टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम, ऐसी इनकम जिसपे कौन सा रेट अवेलेबल है, सेपरेट रेट अवेलेबल है, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक इनकम। जी बता दें सेपरेट इनकम कितनी है, 5,000, और इसका टैक्स रेट ये रेट मैंने आपको दिखाया पेज 230 पे 12.5%। क्या ये टेबल लगाना कल सीखेंगे। बताएंगे इनकम कितनी है, रेट 12.5%, जवाब कितना 625, और आप टोटल कर दें 1 टैक्स पेएबल टू शहबाज शरीफ। बाकी टेबल लगाना सीखेंगे कैसे लगाना है। चलो भाई ले आओ। तो यार ये जो है ना चैप्टर 4 में एक चीज दी हुई थी, पेज नंबर 44,
अटेंटिव है आप लोग, मेहरबानी। एक है नॉर्मल टैक्स रिजीम, कौन सी, पेज 44। इसमें क्या आता है, सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस, प्रॉपर्टी, अदर सोर्स और ज़कात वगैरह माइनस होती है। एक है भाईजान सेपरेट ब्लॉक। और मजे की बात, आज हमने दोनों सेपरेट ब्लॉक्स पढ़ ली, सिक्योरिटीज भी जिसे पब्लिक कंपनी के शेयर्स हमने कहा अभी, और गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ घर भी। इनके अलग स्लैब रेट्स हैं जो कि टेबल 1 और 2 वाले नहीं हैं। और एक फाइनल इनकम थी, वो हमने कौन सी पढ़ी थी, डिविडेंड इनकम। तो सेपरेट रेट्स वाली इनकम आज हमने दो पढ़ ली। इनमें और डिविडेंड में फर्क क्यों है, यानी डिविडेंड को इधर क्यों लिखा हुआ है, इसको इधर क्यों लिखा हुआ है, ये किसी दिन हम बात कर लेंगे, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अच्छा, तो बस असल में फर्क ये होता है कि डिविडेंड पे आपने टैक्स जमा नहीं कराना होता, मैंने आपको बताया था कंपनी काट के आपका टैक्स जमा करा देती है, लेकिन सिक्योरिटीज पे आपने खुद अपने पाँव पे चल के टैक्स जमा कराना होता है। ये फर्क है छोटा सा, ये देखेंगे फिर। तो ये तीन किस्म की इनकम थी, नॉर्मल वाली, सेपरेट वाली और फाइनल वाली। अब आए सेक्शन 37A के टॉप से, पेज 229। कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। पॉइंट 1 पढ़ें जी। द कैपिटल गेन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज शेल बी चार्जेबल टू टैक्स एट, इसका मतलब है इन पे टेबल 1 और 2 नहीं लगेगा। प्रेस्क्राइब रेट का क्या मतलब है, रेट बताए जाएंगे या कहीं रेट चैप्टर 4 वाले लगेंगे, बताए जाएंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है, सेक्शन 37A शेल नॉट अप्लाई टू बैंक। ये लोग अगर शेयर बेचेंगे, ये लोग अगर सिक्योरिटीज बेचेंगे, शेयर्स से मुराद यहां सिक्योरिटीज यानी पब्लिक कंपनी के शेयर्स, ये लोग अगर सिक्योरिटी सेल करेंगे तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। यानी अगर बैंक कहते हैं मैंने शेयर खरीद के बेचे, तो ये सेक्शन, हमारे सवाल में बैंक शेयर खरीद के बेच रहा था या इब्तिसाम शेयर खरीद के बेच रहा था, तो अगर बैंक शेयर खरीद के बेचे तो इस पे ये सेक्शन, तो फिर क्या लगेगा, ये आप अपनी तरफ से कुछ बनाने लगे हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है कि बैंक पे कौन से रेट लगेंगे, वो शायद कोई अलग रेट हो, कम से कम हमारे सिलेबस में नहीं है। बल्कि के आगे ना, बल्कि के आगे हम डैश डैश डाल देंगे कि बल्कि कौन से टेबल लगेंगे हमारी बला से, जो मर्जी लगे। बस आपको सिर्फ ये बताना था, अगर बैंक किसी पब्लिक कंपनी के शेयर खरीद के बेचे तो उन पे 37A वाला 12.5% रेट है ना अभी, वो नहीं लगेगा। बाकी हमें क्या, कौन से रेट लगेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इंश्योरेंस कंपनीज भी आपने अक्सर सुना होगा, इंश्योरेंस गाड़ियों की और किसी का रही है। असल में ये कंपनीज की टैक्सेशन वेरी हमारे सिलेबस में नहीं है, थ्योरी के तक याद रखना है। इन लोगों पे सेक्शन 37A नहीं लगेगा, मुदारबा वगैरह पे, और कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट सिक्योरिटीज तो वैसे ही छोड़ दें, आपको समझने की जरूरत ही नहीं। तो ये लफ्ज़ याद कर लेना है बस, बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, मुदारबा और कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ बला। यार आज आप आ गए हैं, अब गेन का फॉर्मूला देख लेते हैं। गेन होगा ए माइनस वेर ए इज द एंड बी इज द कॉस्ट ऑफ एसेट। पॉइंट 2 पढ़ेंगे अगले सफे पे। मुदारबा मैंने बताया था ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक बंदा पैसे डालता है, दूसरा बंदा सर्विसेज देता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है समझना, लफ्ज़ की हद तक याद करना है, समझाना होता है मैं खुद समझाता। पॉइंट 2, यार इतने अरसे से हम लगे हुए हैं लफ्स होल्डिंग पीरियड होल्डिंग पीरियड होल्डिंग पीरियड, कहते हैं आज इसकी भी ना डेफिनेशन बता दूं, हमने कहा बता दे, कहते हैं खरीदने से बेचने तक का अरसा, हमने कहा कसम से, कहते हैं कसम से, खरीदने से बेचने तक के अरसे को क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह करें। पॉइंट 2 के आगे हाथ रखे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, साथ वाले के नाक के पास हाथ रखे, सुभान अल्लाह, इन्ना लिल्लाह। ओके चलें ठीक है, बाकी तो फिर कल आप तैयार होके आएंगे तो पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल निकाल लें जो दिया हुआ है। अजीब लोग हैं यार, मैं हाथ दूंगी, 20 मिनट पढ़े हैं जी, तो पता नहीं क्या। इनकम प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल निकालें जी, पेज नंबर आ जाएं। कितना सादा है साथ वाला, कि भी 20 मिनट पढ़े और
अच्छा, कल के लिए होमवर्क में आपने करके आना है क्वेश्चन 9। होमवर्क करते हैं या लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं? लाइब्रेरी से ही करके जाते हैं, ठीक है। ये जो 12 बजे तक कह रहे थे हम बैठा करेंगे, 12 बजे तक तो लाइब्रेरी खुल गई, बैठ कितने रहे हैं? जरा हाथ खड़ा करें। 1, 1.5 कौन है? चलो ठीक है, मर्जी है ना। अच्छा, लुट मचा देंगे पढ़ पढ़ के। ABC Associates owns a building which is on the following info is available guys, this information is available. रेंट रिसीव फ्रॉम किराएदार कितना है? 23 लाख। भाईजान ये सवाल गौर से समझने हैं, आपने आ गए हैं तो गौर से समझने। किराएदारों से किराया कितना आया है? रेंट रिसीव्ड इज 23 लाख, रेंट रिसीव्ड इंक्लूड 6 लाख। क्लियर? अच्छा, अब मोहतरम आपकी वालिदा माजिदा जा रही थी, तो जाते जाते उन्होंने कहा बेटा नाश्ता कर लेना, मैं कबाब फ्रिज में रख के जा रही हूं। ओके, कबाब में हड्डी। अच्छा, नाश्ता कर लेना, मैं कबाब फ्रिज में रख के जा रही हूं, और सारे ही कबाब खा लेना, सारे ही कबाब खा लेना नाश्ते में। हाँ, एक ध्यान रखना कि एक नाश्ते के लिए एक ध्यान रखना, 3 जो हैं उनको मैंने जरा साइड पे रखा हुआ है। 3 जो हैं उनको मैंने जरा साइड पे रखा हुआ है। सारे ही खा लेना नाश्ते में, 3 को मैंने जो है वो साइड पे रखा हुआ है। उन 3 में से एक नाश्ते में खा लेना, एक दोपहर के खाने में खा लेना, और एक रात के खाने में खा लेना। भाईजान माने ना माने, आपने ये सारे खा जाने हैं। एग्री करते हैं मेरी बात से या नहीं? फिर मैं आगे चलूंगा। एग्री करते हैं? ये यही बनेगी ना बात, और क्या बनेगी? दोबारा सुने बात। बेटा मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, कल आऊंगी, ठीक है, मिसाल के तौर पे। तो तुम ये ऐसा करना, फ्रिज में कबाब पड़े हैं, तो ये कबाब तुम खा लेना। ये सारे के सारे तुम नाश्ते में खा लेना। हाँ, उसमें 3 मैंने अलग रखे हैं। वो जो 3 अलग रखे हैं उनमें एक तुम्हारे नाश्ते के लिए, एक दोपहर के खाने के लिए, और एक रात के खाने के लिए। आपने जब ये सारे खा लिए ना, तो आपने सोचा इन 3 के बारे में क्या कहा था? एक नाश्ते में आपने कहा यार खीर होगी, एक नाश्ते इसका भी खा जाएंगे ना। समझ आ गई ये बात की? अच्छा, अब सवाल पता क्या कह रहे हैं? सवाल इसी किस्म की कोई बोंगी मार रहा है। सवाल कह रहे हैं भाईजान हमारा किराया आया कितना? आया 23 लाख। अच्छा, उस 23 में 6 लाख पड़ा है, उस 23 में इन सब में 3 पड़े हैं। इस तरह की बात करें ना, उस 23 में 6 लाख पड़ा है, इन सब में 3 पड़े हैं। उसमें से, उस 6 लाख में से ये 6 लाख रुपए 3 सालों का किराया है। 3 सालों का, 23 लाख में 6 लाख 3 सालों का है। बाकी 17 लाख की टेंशन नहीं लेनी, वो इसी साल का है। 23 लाख में से 6 लाख 3 सालों का है, और बाकी 17 लाख की टेंशन नहीं लेनी, वो तो इसी साल का है, वो तो इसी साल का है, उसकी टेंशन नहीं लेनी। इनकी टेंशन नहीं लेनी, इनकी टेंशन नहीं लेनी, वो तो इसी साल का है। और वो 3 सालों में हमारा साल भी शामिल है। इसका मतलब है अगर मैं कहूं कि 23 लाख में से 6 लाख रुपया बाहर निकाल दो, लेकिन बाद में ख्याल आएगा कि 2 लाख रुपया दोबारा डाल दो, क्योंकि ये तो हमारे साल का ही किराया है। तो इसी किस्म की सवाल ने बोंगी मारने की कोशिश की है, अगर आपको समझ लगी हो। You are not getting my point of kebab, so let me zoom it. ओके, कबाब वाला पॉइंट तो कुछ भी नहीं है। अम्मी ने कहा बेटा सारे कबाब खा लेना, ठीक है अम्मी, सिवाय 3 के, सिवाय 3 के। आपने समझा 3 नहीं खाने, आपने समझा 3 नहीं खाने, और वो जो 3 है बेटा, उसमें से एक नाश्ते में खा लेना, एक दोपहर के खाने में, एक रात के खाने में। अब आपने बात पे जाके ना गौर करना शुरू किया। अम्मी के जाने के बाद ना आप बस गौर कर रहे हैं, ये बात क्या करके गई हैं, बात क्या करके गई हैं। सारे खा लेना नाश्ते में, 3 ना खाना। आपने कहा सारे खा लेना, 3 ना खाना, लेकिन 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 अब वो 3 कैसे खाना? एक नाश्ते में, एक दोपहर में, एक रात में। आपने कहा यार ये भी नाश्ते में, जबरदस्त। तो आप ये सोचेंगे ना कि ये भी नाश्ते में खा लूंगा। ये दिस इज द पॉइंट जो मैं आपको गेट कराना चाह रहा हूं।
ओके अच्छा, अब ये अजीब सी देखना, सवाल वाले ने बोंगी मारी है। कहते किराया आया कितना, इस 23 लाख में 6 लाख किसी 3 साल का है। हमने कहा हो सकता है 23 लाख में 6 लाख शायद अगले साल, उससे अगले साल और उससे अगले साल के 3 साल का हो। कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये 23 लाख में जो 6 लाख पड़ा है, इसमें बोले 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 इसमें 6 लाख का कुछ हिस्सा आपके साल के, तो बाकी हिस्सा कितने सालों का होगा, बकाया 2 सालों का। तो 6 लाख के तोड़ के जरा 3 साल, तीन हिस्से करें 3 सालों में, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अब 23 लाख में से बिल फर्ज मैं कहूं सारे कबाबों में से, सारे कबाबों को जमा करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में से फिलहाल 3 माइनस कर दें क्योंकि समझ नहीं आ रही अम्मी की बात। 11 में से 3 माइनस कर दिए, कितने रह गए, 11 में से 8 माइनस कर दिए, सॉरी 11 में से 8 माइनस कर दिए, कितने रह गए 3, 11 में से 8 माइनस कर दिए 3 रह गए। ये जो 3 है, इन 3 को क्या करें, 8 भी खाने हैं और इन 3 में से भी 1 खाना है, तो टोटल कितने खाएंगे 9। अब सवाल ये कह रहा है कि किराया आया कितना, इसमें 6 लाख में मसला है, तो आपने 6 लाख को कहा तू साइड पे हट, 23 लाख में से क्या माइनस कर दिया। बाद में सोचना शुरू किया मैंने जो 6 लाख माइनस किया उसकी वजह क्या है। सवाल वाले ने बताया ये 6 लाख इस साल का है और अगले 2 का है, या टोटल 3 का है, इस साल का और अगले 2 का है। तो इसका मतलब है मैंने दोबारा फिर वो जो 6 लाख माइनस किया हुआ था उसमें दोबारा जो 2 लाख था उसको ऐड कर दिया, ये 2 लाख दोबारा ऐड कर दिया। अब मेरा किराया बताएं कहां पर पहुंच गया, 19 लाख का। क्लियर हो गया। तो ये मेरा किराया इस साल का है, अल्लाह का शुक्र है सारा। बाकी 23 लाख और 19 लाख का डिफरेंस 4 लाख बचा है। 4 लाख में से 2 लाख अगले साल का किराया और 2 लाख उससे अगले। हो सकता है वो किराएदार बड़ा मेहरबान हो, एडवांस में किराया दे गया अगले सालों का, तो वो जब अगले साल आएंगे तब इनकम में डाल लेंगे। तो अब 23 लाख पूरा डालूं या 19 लाख इनकम में डालूं। अब आपको जो भी समझ आ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि बस 23 लाख में से 4 लाख माइनस कर देते हैं, और जिसको जैसे समझ आ रहा है वैसे कर ले। मुझे ज़्यादा ये बेहतर लग रहा था कि पहले 6 लाख को बाहर निकालो और फिर 2 लाख को डालो। अजीब सी बात थी। खाना शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इनकम रिक्वायरमेंट को मिटा दें, रिक्वायरमेंट को हम लिफ्ट नहीं कराते, बाद में पता चलता है थ्योरी का सवाल था। अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकालें जी। रेंट बताएं इसका। 23 लाख में तो 3 सालों का किराया पड़ा हुआ है, 3 सालों को बाहर निकाला, लेकिन बाद में सोचा उन 3 में से 1 साल तो हमारा भी बनता है क्योंकि इसने लिखा हुआ है, तो फिर उस 1 साल के किराए को दोबारा डाला, कितना जी 2 लाख। जवाब बता दें क्या आ गया, 19 लाख। आगे पढ़ें यार, ये डिप्रिसिएशन है बिल्डिंग की, कोई थर्ड शेड्यूल है लॉ का उसके तहत। अच्छा मुझे बताएं, मालिक मकान अगर अपना घर किराए पे चढ़ाए तो किराएदार उसको यूज करते हैं या मिस यूज ही करते हैं ऑलमोस्ट। आपको पता है पराई चीज जो है वो बंदा, ये इसके ऊपर क्यों लिख रहे होते हैं आप लोग क्योंकि बात नहीं कर रहा, वो दूसरी क्लास वाले लिख रहे हैं नीचे वाले। ये जो लकड़ी के सामने क्यों लिख रहे हैं, पराई चीज है, घर में जरा लिख के देखें। तो पराई चीज के साथ बंदा ये सलूक करता है। तो अब आप मुझे बता दें कि जब मालिक मकान ने किराएदार को घर किराए पे दिया, तो क्या किराएदार को घर किराए पे दिया तो मालिक मकान का घर डेप्रिशिएट कर रहा होगा, बेचारा गलत इस्तेमाल कर रहा होगा वो। लेकिन हमारा सेक्शन जो है ना, एक है 15A। 15A में खर्चों की लिस्ट दे दी गई है, कौन कौन से खर्चे माइनस किए जा सकते हैं। वो जो लिस्ट दी गई है ना 15A में कि कौन कौन से खर्चे माइनस किए जा सकते हैं, क्या उस लिस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज है? बल्कि डेप्रिसिएशन की जगह ना एक और चीज माइनस करने की इजाजत है, घर की रिपेयर का। शायद लॉ मेकर ने वो इसी वजह से माइनस करने दिया। तो 15A में डेप्रिसिएशन का जिक्र नहीं है, इसलिए वो खर्चा जिसका लॉ ने जिक्र नहीं किया वो खर्चा हम माइनस नहीं कर सकते। हम खर्चे माइनस करते हैं प्रॉपर्टी के चैप्टर में सेक्शन 15A की रोशनी में। इस वजह से मैं डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहा। एक लाइन छोड़ो मैं इधर जरा। इस वजह से मैं डेप्रिसिएशन माइनस नहीं कर रहा, बल्कि इसकी जगह क्या माइनस करूंगा, रिपेयर अलाउंस। तो 4 लाख के डेप्रिसिएशन को मैंने इस वजह से इग्नोर कर दिया। आगे चलें, प्रॉपर्टी टैक्स कितने जी, वो बोलें जल्दी, स्पेलिंग भी गलत हो गए हैं। प्रॉपर्टी टैक्स कितने, रिपेयर अलाउंस निकाल लेता हूं मैं सब, 1 लाख। अगला जी म्यूनिसिपल और लोकल गवर्नमेंट टैक्सेस है। कॉलेज वाले सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह देंगे तो क्या एंट्री करेंगे, जल्दी बोलें। कॉलेज वाले सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह देंगे तो क्या एंट्री करेंगे,
इंट्रो पढ़े आप लोग? एक्सपेंस, डेबिट, कैश, अग्रीड और नॉट? कॉलेज वाले सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह देंगे तो एंट्री करेंगे एक्सपेंस डेबिट, कॉलेज का खर्चा बढ़ गया और कॉलेज के पास से कैश चला गया। अगली बात आपने टेंशन से सुननी है। आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज से निकले और निकलते हुए सिक्योरिटी गार्ड को आपने बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड को आपने बुला के कहा यार ये पकड़ो, मैं आज बड़ा खुश हूं किसी भी वजह से, ये पकड़ो तनख्वाह मेरी तरफ से, ये पकड़ो तनख्वाह मेरी तरफ से। अब प्रिंसिपल साहब दे दिया आपने उसको। अच्छा, अब प्रिंसिपल साहब ये देख रहे थे, प्रिंसिपल साहब ने कहा तुम्हारी तो नहीं जिम्मेदारी सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह देना, लेकिन अगर दे रहे हो तो दे दो कोई मसला नहीं। तो आपने सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह दे दी, तो बता दें प्रिंसिपल साहब हमारे क्रिश्चियन कॉलेज के अकाउंटेंट को क्या कहेंगे? क्या एंट्री करो? खर्चा डेबिट, खुशी क्रेडिट। क्या प्रिंसिपल साहब खुश होंगे कि मेरा खर्चा किसी और ने पे कर दिया? ये एक अजीब सी एंट्री हमने निकाली है। आप लोगों ने अभी चंद 10-12 दिन हुए आपको जर्नल एंट्रीज पढ़ते हुए, इस तरह की एंट्री आप पूरी अकाउंटिंग में नहीं पढ़ेंगे। ये एक नई सौगात हमने निकाली है और ये अकाउंटिंग के टीचर को ना बताइएगा, इस तरह की चीजें अकाउंटिंग की क्लास में नहीं होती, ये बाद में होती हैं। तो ये एक अजीब सी एंट्री है। मुझे बता दें, वैसे बता दें, बिजनेसमैन खर्चे वगैरह पे करते हैं तो टीचर ने क्या एंट्री बताई हुई है खर्चे वगैरह पे करने की? ये एंट्री पढ़ ली है? कितने लोगों ने पढ़ ली हुई है ये एंट्री? इंट्रो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं तो कितने लोगों ने ये एंट्री पढ़ ली हुई है? बिजनेसमैन जब खर्चे करता है तो क्या एंट्री करता है? खर्चा डेबिट, पैसे गए, खर्चा डेबिट, पैसे गए। लेकिन अगर प्रिंसिपल साहब ये देख लें कि अब आप प्रिंसिपल साहब की जेब से तो पैसे जा ही नहीं रहे, कॉलेज की जेब से तो पैसे जा ही नहीं रहे, अब प्रिंसिपल साहब आपको देख लेंगे आप सिक्योरिटी गार्ड को तनख्वाह दे रहे हो, तो प्रिंसिपल साहब कैश क्रेडिट करेंगे या कह कहा मारेंगे? बोले बोले, कैश क्रेडिट करेंगे या खुश होंगे? कैश क्रेडिट करेंगे या हिज बाछे विल खिल लाइक एनीथिंग? तो बाछे खिलने की एंट्री बोले खुशी क्रेडिट। तो ये अजीब सी एंट्री है। अच्छा, अब आपने करना क्या, इसको नोट ना करें। इसी तरह घर में भी होता है, घर किराए पे दिया हो, अगर किराएदार पे कर दे खर्चा घर का, हालांकि किराएदार आपको पता है घर का खर्चा पे नहीं करता, टूटियां भी मालिक मकान सही करा के दे रहा होता है, घर की इंश्योरेंस भी मालिक मकान करा रहा होता है, घर की इंश्योरेंस भी मालिक मकान करा रहा होता है, घर के टैक्सेस भी मालिक मकान पे कर रहा होता है। लेकिन अगर किराएदार, जिस तरह आप कॉलेज के लिए कस्टमर थे, कस्टमर की जिम्मेदारी नहीं है गार्ड को तनख्वाह देना, लेकिन आपने खुशी में गार्ड को तनख्वाह दे दी तो मैंने उसकी काउंटिंग आपको समझाई है। इसी तरह मालिक मकान की जिम्मेदारी है खर्चा करना, जितना पाया, जितना खोया खोया खोया, वो सारा खोया कौन खोता था? मालिक मकान खोता था। सॉरी, मालिक मकान खोता नहीं था, यानी मालिक मकान खोता था, तो वो सारा मालिक मकान खोता था। तो अब आप मुझे बता दें, खर्चे करना वैसे किसकी जिम्मेदारी है? कॉलेज की। खर्चे करना वैसे किसकी जिम्मेदारी है? ओनर की। लेकिन अगर कभी किराएदार खर्चा कर दे तो पेपर में ये अजीब सी चीज बनेगी, इफ किराएदार पे एनी खर्चा ऑफ हाउस फ्रॉम हिज ऑन पॉकेट। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? मिसाल के तौर पे घर की इंश्योरेंस है, मालिक के मकान पे करने लगा, किराएदार ने कहा नहीं 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 नहीं, जैसे आपने कहा था सर नहीं नहीं नहीं, तो किराएदार ने कहा नहीं 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 सर ये इंश्योरेंस मैं करा लेता हूं, मालिक मकान ने कहा नहीं नहीं यार ये मेरी जिम्मेदारी है, नहीं नहीं सर रहने दे रहने दे। तो ऐसी सूरत में ओनर क्या कहेगा? ओनर कहेगा यार चल ठीक है, अच्छी बात है, खर्चा मेरा था, लेकिन कैश क्रेडिट की करने की बजाय मैं हंस के दिखा देता हूं। तो खर्चा मेरा था, कैश क्रेडिट करने की बजाय मालिक मकान हंस के दिखा देगा तो मालिक मकान हंस के दिखा देंगे और मालिक मकान विल स्माइल कि ये खर्चा मेरा है लेकिन बर्दाश्त किसी और ने कर लिया। तो ये एक तरह की खुशी है जो हम इनकम में ऐड किया करेंगे। तो लिख लें, इसकी डबल ट्रीटमेंट हुआ करेगी इस खर्चे की, एक खर्चे को भी रिकॉर्ड किया करेंगे, इनकम को भी रिकॉर्ड किया करेंगे, यानी कुछ डबल टाइप इंपैक्ट हुआ करेगा इसका। ये नहीं कहना इसको इग्नोर ही कर दें। अगर किराएदार मालिक मकान की जगह खर्चा बर्दाश्त कर ले तो ये करेंगे। इंग्लिश में लिख लें। उसी सवाल के साथ लिख रहे हैं या कहीं और जाकर रजिस्टर पे लिख रहे हैं? कमाल यार, कमाल है।
ओके, पढ़ें जी। म्यूनिसिपल टैक्स हो या कोई भी टैक्स हो, एग्रीमेंट विद किराएदार प्रोवाइड दैट किराएदार शुड पे द टैक्स। ऐसा दुनिया में नहीं होता, इतने सखी लोग नहीं है। लेकिन किराएदार ने क्या कहा, भाईजान ये प्रॉपर्टी टैक्स तो लिख लें, ये ओनर ने पे किया होगा ऊपर वाला, इसमें तो टेंशन नहीं लेनी, ये तो ओनर ने पे किया होगा। लेकिन म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में क्या कह रहा है, कौन पे करेगा? आप बता दें कि ऐसा सिनेरियो बन गया कि किराएदार पे कर रहे कोई खर्चा, इसका डबल इंपैक्ट करें, क्या खुशी होगी? खुशी को इनकम में डालें। म्यूनिसिपल टैक्स इनकम नहीं, पेड बाय किराएदार। हालांकि पे किसने करना था? मालिक मकान ने। कितना? ओहो, ये भी 1 लाख ही है। चल खैर है, ये प्रॉपर्टी टैक्स था ना पहले वाला, तो ये वाला भी 1 लाख ही है। तो कितना जी इनकम में डाला? 1 लाख। डबल ट्रीटमेंट मैंने करने को कहा। और दूसरा काम क्या करना है? लेस भी कर दें। तो ये अजीब सी चीज है जिसको हमने ऐड भी किया और लेस भी किया। खर्चा डेबिट, इनकम क्रेडिट, बस इससे ज्यादा इस पे बात नहीं करनी। असूल आपको समझ आ गया, बात भी आपको समझ आ गई है। रिपेयर लोन्स निकाल दें। रिपेयर लोन्स मैंने इस वजह से रोक के रखा हुआ था कि अभी मेरी इनकम नहीं निकली थी। इनकम 2 मिलियन है भाईजान, इनकम 2 मिलियन बनेगी ना, 2 मिलियन बनेगी। तो इस पे रिपेयर अलाउंस निकालें एट 1/5, क्या आ जाएगा? 4 लाख। अब रिपेयर अलाउंस निकालेंगे ना जी, क्या जवाब आ गया? 16 लाख। नहीं 16 लाख नहीं होगा, कम होगा, 14 लाख। ठीक है जी, चलें ओवर।